फर्स्ट क्लास है ये हमारी। तो देखो पाइथन क्या होता है, अभी से पहली बात ये, एंड ये जो मैं बता रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्लासेस को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सी बात है कि आज की ट्रेंडिंग लैंग्वेज कौन सी चल रही है, पाइथन चल रही है। ट्रेंड में क्या है, पाइथन है। किसने क्रिएट की थी, किसने इन्वेंट की थी, डेवलप की थी ये लैंग्वेज? तो लैंग्वेज को डेवलप किया गया था गुइडो वॉन रोसम ने। किसने डेवलप किया था, गुइडो वॉन रोसम ने। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने। सी प्लस प्लस को बेजर ने, स्ट्रोस्ट्रप ने। सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज की भी एक एक क्लासेस है, ओवरव्यू क्लासेस आप उनको बोल सकते हो। तो आप उनको ब्रीफ में हमने उनको एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। अब कब आई थी ये लैंग्वेज, 1991 में आई थी। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं यहां से हमारे, कौन कौन से, कि कब आई थी, 1991 में। किसने डेवलप की थी, गुइडो वॉन रोसम ने इसको डेवलप किया था। अब यहाँ पे पाइथन के दो मेजर वर्जन है, कौन कौन से हैं, एक है पाइथन 2 एंड पाइथन 3। ये क्या है, पाइथन के मेजर वर्जन में इंक्लूड किए जाते हैं। अभी पाइथन 3 चल रहा है एंड पाइथन 3 पॉइंट के वर्जन चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही वर्जन क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद बात करेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। देखो पाइथन के फीचर्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पाइथन की इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से नहीं है, कौन सा एडवांटेज है, कौन सा फीचर है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हो, हम काफी बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक मिडल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी 2 लैंग्वेज आती है, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज आ गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ गई, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाती है। मिडल लेवल लैंग्वेज लो एंड हाई के बीच में कहीं ना कहीं रहती है। अगर मिडल लेवल लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं है तो सी एंड सी प्लस प्लस आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आएगी, अदरवाइज सी एंड सी प्लस प्लस आपकी मिडल लेवल लैंग्वेज में चली जाती है। पाइथन आपकी पूरी तरह से प्योरली क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर आपकी ये जो मशीन लैंग्वेज से ज्यादा इंटरेक्ट करती है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, 0 एंड 1 की लैंग्वेज। ठीक है, एंड असेंबली लैंग्वेज में मैनेमोनिक्स आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आ गए, जैसे एड, सब, मल, मक्स, डिवीजन का डिव। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे चले। नेक्स्ट हमारी आती है इसके अंदर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है। तो यहाँ पे देखो पहली तो बात ये कि इसमें कोई अलग से आपको कंपाइल नहीं करना पड़ता। जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सेपरेटली कंपाइलेशन नहीं। देखो कंपाइल तो होती है, ये नहीं बात कह रहे हम कि इसके अंदर कंपाइलेशन नहीं होता, कंपाइलेशन होता है लेकिन सेपरेटली नहीं होता। मतलब हम अलग से नहीं करते हैं, वो अपने आप अंदर ही अंदर जो है, अंदर जो इसकी प्रोसेस है उसमें हो जाता है कंपाइलेशन भी, लेकिन आपको सेपरेटली कंपाइलेशन करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। जितनी भी इनर इसकी प्रोसेस होंगी वो सब एग्जीक्यूट होके, प्रोसेसिंग होके आपको क्या दिखाई देगी, एक आउटपुट दिखाई देती है। तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली रन करते हो प्रोग्राम को। उसके बाद यहाँ पे देखो कि जो पाइथन है कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म एंड इसे क्या कहा जाता है, बाइट कोड। याद रखना ये टर्म क्या कहा जाता है, बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड। मतलब यहाँ पे जो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड वो कोड जिसको आपने लिखा है, जिसमें आपने कोडिंग में लिखा है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख के आपने एक कोड लिखा है उसको आप सोर्स कोड कहते हैं, जो एज ए इनपुट जा रहा है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटरमीडिएट कोड में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इसी इंटरमीडिएट कोड को क्या कहा जाता है, बाइट कोड कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो बाइट कोड को फिर किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाइट कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है उसकी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर टू रन इट।
अब कंप्यूटर को रन करने की लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। तो मतलब कि ये बाइट कोड किस में कन्वर्ट हो गया? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि ये जो पाइथन प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? अभी आप ऊपर देख रहे हो ना, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये, और मैंने कहा कि इसमें कंपाइलर भी होता है। तो यहाँ पे ये जो बाइट कोड में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस कौन करता है? ये पाइथन कंपाइलर करता है। ठीक है, समझो थोड़ी बात को कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया है पाइथन कंपाइलर ने। ठीक है, लेकिन ज्यादा काम कौन करता है? यहाँ पे इंटरप्रेटर करता है, इसीलिए इसको इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब इस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा? पाइथन इंटरप्रेटर। एंड इस पाइथन इंटरप्रेटर को हम एक नाम भी दे देते हैं, वो है आपका नाम पीवीएम। फुल फॉर्म क्या है? पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या फुल फॉर्म है ये? पाइथन वर्चुअल मशीन, या फिर पाइथन इंटरप्रेटर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात और समझो कि ये जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन या इंटरप्रेटर, इज क्रिएटेड फॉर ईच न्यू आर्किटेक्चर। मतलब कि हर एक जितने भी नए आर्किटेक्चर है उन सब के लिए ये क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। एंड आप फिर क्या करोगे? इस इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करोगे जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल एंड डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो दिस इंटरप्रेटर इज इंस्टॉल्ड। कब इंस्टॉल्ड हो जाता है? जब भी आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये इंटरप्रेटर भी क्या हो जाता है? उसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज नहीं होना है। बाइट कोड को कौन कन्वर्ट कर रहा है? बाइट कोड कहां से आ रहा है हमारे पास? पाइथन कंपाइलर से आ रहा है। एंड बाइट कोड से आपका मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर, जिसको क्या नाम दिया जाता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। एंड इस पीवीएम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, पीवीएम है क्या? पीवीएम इज एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है। क्या है एक्चुअली में? ये एक सॉफ्टवेयर है। एंड आपको पता है कि ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, वो क्या है? वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के टाइप है। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। अब एक बात और यहीं पे मैं बता देती हूँ, आगे आएगी तो आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो पीवीएम होता है ना, वो एक स्टैक मशीन यूज करता है। क्या यूज करता है? स्टैक मशीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीवीएम है वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए स्टैक का यूज करता है। स्टैक पता है ना आपको, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, वही स्टैक है। तो पीवीएम किसका यूज करता है? स्टैक का यूज करता है, इसीलिए इसको एक स्टैक मशीन भी कहा जाता है। पीवीएम इज ए स्टैक मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझो। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बाइट कोड ना दिया, बाइट कोड की जगह दे दिया गया ऑब्जेक्ट कोड, तो ये बात भी ठीक है। आपने सी लैंग्वेज में भी देखा होगा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी देखा होगा, ऑब्जेक्ट कोड भी एक नाम की एक टर्म सुनी होगी। ठीक है, तो बाइट कोड को क्या कह देते हैं? बाइट कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह देते हैं। ठीक है, याद रखना, बाइट कोड को क्या कह देते हो आप? ऑब्जेक्ट कोड भी कह देते हो। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा कन्वर्जन है, जो मेन काम है, वो कब होता है? इंटरप्रेटिंग स्टेज के दौरान होता है। इंटरप्रेटर करता है इसको, इसीलिए इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कह दिया जाता है। मैं इस पॉइंट को इतना इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, तो इसीलिए मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट कर रही हूं। अदरवाइज जो सिंपल सी टर्म है उनमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है? नो नीड टू वरी अबाउट लिंकिंग एंड लोडिंग विद लाइब्रेरीज एटसेट्रा। सी लैंग्वेज में हमने देखा था कि अलग से आपको क्या करनी पड़ रही थी? फाइलों को लिंक करना पड़ रहा था, लिंकर की हेल्प से, फिर उनको लोड करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रोग्राम को टाइप करना है, रन करना है, आपको आउटपुट मिल जाएगी, सारा काम वो पीवीएम अपने आप कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशंस। कौन सी प्रोग्रामिंग अप्रोच ज्यादा यूज हो रही है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं आगे बताऊंगी कि और भी अलग अलग अप्रोच भी यहाँ पे यूज होती है, मतलब मेथड्स। सिंपल है, इजी टू लर्न है, पावरफुल है, वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप्ड है। इस टर्म को भी अच्छे से समझ लेना। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर आपको वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको वेरिएबल को ही डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है, चल जाएगा काम। आपको ये नहीं लिखना है int a इज इक्वल्स टू 5, मैं चाहूं तो a इज इक्वल टू c भी लिख सकती हूँ। अब ये यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि यहाँ पे ये कैर बन गया, यहाँ पे आपको डेटा टाइप नहीं लगाना है, सिंपली आप वेरिएबल को यूज करें, जिस भी टाइप की वैल्यू आप डालना चाहते हो वो डालें, एंड इंटरप्रेटर अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, किस टाइप की उसको मेमोरी एलोकेट हुई है। तो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, इससे ज्यादा कोई डिमांड भी नहीं है मेरी आपसे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स। अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स का मतलब ये है कि पाइथन जो है आपका ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रोग्रामिंग मेथड को यूज कर रहा है, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को यूज कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को यूज कर सकता है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ये यूज करता है, इंपैरेटिव, फंक्शनल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल, इन सब को क्या करता है, इसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। एंड अब ऐसा भी नहीं है कि कोई एक प्रोग्राम अगर आप टाइप करो तो उसमें केवल एक ही स्टाइल यूज होगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपकी एक ही प्रोग्राम में यूज हो सकती है, डिपेंड कर रहा है कि वो प्रोग्राम की डिमांड क्या है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे एक बात और समझो कि मैंने जो अप्रोच यहाँ पे लिखी है, कौन कौन सी लिखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपकी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखी गई है क्या, इंपैरेटिव, इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो एक बार, ये इंपैरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इंपैरेटिव को ही क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल को, फंक्शनल का दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव। इंपैरेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रोसीजरल। फंक्शनल का दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव। एंड इसी के साथ इसमें एक और है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है इवेंट ड्राइवन। क्या है, इवेंट ड्राइवन। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल रहेगा आपका, उसमें आप फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर आप स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, फंक्शनल के अंदर आप एक्सप्रेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। एंड जो आपकी इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज रहेगी, इसके अंदर जो है GUI एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा यूजफुल रहती है, ठीक है। इवेंट्स मतलब कि किसी भी बटन पे कुछ क्लिक करो तो कोई ना कोई इवेंट हैपन हो। समझ में आई ये बात कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल्स को सपोर्ट करता है। उसके अलावा देखो, it is a multi-purpose programming language because it can be used with web, enterprise, 3D, CAD, etc. ओपन सोर्स है, कॉस्ट फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोड रीडेबिलिटी है, इसकी मेंटेनेबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। पाइथन हैज मैनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है यहाँ पे कि पाइथन में क्या है, बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है जिनको हम थर्ड पार्टी पैकेज भी कह देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो पाइथन है, मतलब जो भी पाइथन पे प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसके लिए जो टर्म यूज हुई है वो है पाइथनिस्टस, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामर्स को हम पाइथनिस्टस बोल देते हैं। एंड ये जो पाइथनिस्टस होते हैं ना, ये पाइथन कम्युनिटी के अंदर अपने पैकेजेस को क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरीज को क्रिएट करते हैं, और फिर वो लाइब्रेरी को वो अवेलेबल करवाते हैं बाकी प्रोग्रामर्स को। जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक मॉड्यूल क्रिएट किया एंड उसने क्या कर दिया, अवेलेबल करवा दिया पब्लिकली सबको, मतलब कि अब उस मॉड्यूल को उस पाइथन लैंग्वेज में कोई भी यूज कर सकता है। तो उन्हीं पैकेजेस को क्या कहा जाता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या थर्ड पार्टी पैकेजेस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं ना, इनके लिए एक टर्म आती है, उसको याद रखना, PYPI। क्या फुल फॉर्म है इसकी, पाइथन पैकेज इंडेक्स, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में जो पाइथनिस्टस है वो क्या यूज करते हैं, PYPI, मतलब पाइथन पैकेज इंडेक्स को ये यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट देयर पैकेजेस। समझ में आ रही है ना बात। आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में, या फिर एक बार सुन लो उसके बाद फिर दोबारा नोट्स बना लेना, ठीक है। अभी से स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको PDF की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, पाइथन क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज करते हैं जो, और ये जो पाइथनिस्टस है वो PYPI, पाइथन पैकेज इंडेक्स, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, PVM,
PYPI ये एग्जाम में पूछी गई फुल फॉर्म्स है। पाइथन पैकेज इंडेक्स, इनको क्या करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट देयर पैकेज। समझ में आया इतना। उसके अलावा जो PYPI है ये क्या करेगा, मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ सच थर्ड पार्टी पाइथन पैकेजेस अवेलेबल। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है उनको कौन मेंटेन करता है, तो क्वेश्चन आएगा आपका PYPI, पाइथन पैकेज इंडेक्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैं पैकेज के नाम अगर आपको बताऊं तो आपके कुछ पैकेजेस के नाम देखो, नम PY है, ये क्या करेगा, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, एडवांस्ड जो मैथमेटिकल, साइंटिफिक नहीं, एडवांस्ड जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनके लिए ये आपका मॉड्यूल आपका नम PY यूज होता है। उसके अलावा एक SCIPY है, इसमें आपकी साइंटिफिक रिलेटेड क्या रहेंगी, लाइब्रेरीज रहेंगी जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज रहेंगी। इसके अलावा इसमें है एक पांडास भी इंक्लूड है, क्या है इसमें, एक पांडास मॉड्यूल भी इंक्लूड रहेगा, और एक मैट प्लॉट लिब, ये भी क्या है, एक थर्ड पार्टी पैकेज ही है। उसके अलावा एक ओपन सीवी, ये भी क्या है, थर्ड पार्टी पैकेज रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस के नाम है। समझ में आया। नम PY आपने देखा होगा कि इस बार जो EMRS का एग्जाम अगर आपने दिया है तो उसमें नम PY से काफी क्वेश्चंस आए थे, है ना। उसके अलावा यहाँ पे SCIPY से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, पांडास से आते हैं, मैट प्लॉट लिब भी हम देखेंगे, ओपन सीवी से नहीं आएगा। ठीक है, ओपन सीवी भी इतना हमारे एक दो यहाँ पे जो भी बनेगा वो हम देख लेंगे, लेकिन ज्यादा आपके नम PY, पांडास, मैट प्लॉट लिब से बनते हैं वो हम देखेंगे। तो ये बात रही थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो एम्बीडेबल, देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंड इंट्रोडक्शन ही अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आगे क्या रहेगा, डाउटफुल रहोगे। तो काफी क्वेश्चन काफी एग्जाम ऐसे होते हैं कि जिनमें ना पाइथन इंट्रोडक्शन इस तरह से मेंशन कर दिया जाता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखो, जो इंट्रोडक्शन में ही मेन मेन पॉइंट्स काफी कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन बनाने को लगे ना एग्जाम में तो आप 10-11 क्वेश्चन तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ही निकाल सकते हो। उसके अलावा देखो एम्बीडेबल, एम्बीडेबल का मतलब क्या हुआ कि पाइथन कैन बी यूज्ड विद इन C++ प्रोग्राम टू गिव स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज फॉर द प्रोग्राम्स यूजर। इसका क्या मतलब होता है कि आप पाइथन को C के साथ भी कंबाइन करके बना सकते हो, पाइथन को C++ के साथ कंबाइन करके भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं कि सी को अगर पाइथन के साथ यूज करके बनाया गया है, या मैं कहूं कि जहां पे इसका नाम दिया जाता है सी पाइथन, सी पाइथन का मतलब क्या हुआ कि वो सी में लिखी गई है। PYPY इसका मतलब क्या है कि वो पाइथन लैंग्वेज में लिखी गई है। नाम क्या है इनके, सी पाइथन, ये सी के अंदर लिखी गई है। उसके अलावा PYPY ये आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। उसके अलावा जाइथन ये क्या है, आपकी जावा में रिटर्न है। उसके अलावा एक और है यहाँ पे आयरन पाइथन, आयरन पाइथन ये आपकी C# के अंदर रिटर्न है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप पाइथन लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ नाम है, सी पाइथन रिटर्न इन C, PYPY ये आपकी पाइथन में ही है, जाइथन ये आपकी जावा में है, आयरन पाइथन ये आपकी C# के अंदर है। ठीक है, पाइथन का इतना हमें समझ में आया। उसके बाद पाइथन क्या है आपकी, रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग फीचर्स, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इनबिल्ट है इसमें, रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है, पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई एटसेट्रा, ये क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, देखो लास्ट जब मैं ये क्लासेस पढ़ा रही थी ना उस टाइम पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन चल रहा था 3.11 एंड जो आपका न्यू वर्जन था वो 2 अक्टूबर 2023 को प्लान किया गया था, तो अभी वो आ चुका है 3.12। लेटेस्ट वर्जन अब कौन सा चल रहा है, अपडेट कर लेना अपने आप को, 3.12। ठीक है, यूज ऑफ पाइथन मशीन लर्निंग में, GUI एप्लीकेशंस, वेब फ्रेमवर्क्स, इमेज प्रोसेसिंग और लाइक ओपन सीवी, पिलो, वेब स्क्रैपिंग लाइक स्कारपी, ब्यूटीफुल सॉप, सेलेनियम, टेस्ट फ्रेमवर्क, मल्टीमीडिया, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। यहां से क्वेश्चन नहीं आता फिर भी हमने पता होना चाहिए यूजेस ऑफ पाइथन क्या होते हैं। उसके अलावा देखो टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर,
ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग पाइथन, गूगल, कौन कौन यूज करता है पाइथन को? देखो हर कोई यूज करता है आज की डेट में पाइथन को, हर एप्लीकेशंस, हर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। याहू, यूट्यूब, मोजिला, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, स्पॉटिफाई। मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट यहाँ पे लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट है, डबल कोट्स आएंगे, हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, लास्ट में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर आता है। ठीक है, फाइल को सेव कर दिया, F5 प्रेस किया, आउटपुट आ जाएगी हमारे पास ये। समझ में आया? अब यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या है? तो यहाँ अगर आपको कंसोल आउटपुट चाहिए या फिर कंसोल के ऊपर अगर आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? प्रिंट फंक्शन। क्वेश्चन आ सकता है कि कंसोल आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन आपका कंसोल आउटपुट के लिए यूज होता है। दिस फंक्शन ऑल्सो एड्स ए न्यू लाइन आफ्टर आवर मैसेज इज प्रिंटेड। याद रखना, जो प्रिंट फंक्शन होता है इसकी भी कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें होती है, बाय डिफॉल्ट इसके कुछ फंक्शन होते हैं और उनमें से एक फंक्शन इसका ये है कि ये हमेशा एक न्यू लाइन ऐड कर देगा। मतलब जब हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया तो आपका कर्सर यहां पे पॉइंट आउट ना करके नीचे वाली लाइन में पॉइंट आउट करता है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कैसे पूछ लिया जाएगा? आपको प्रिंट फंक्शन दे देगा, उसके बाद आउटपुट देगा एंड यहाँ पे पूछेगा कर्सर की पोजीशन, तो या तो वो आगे दिखाएगा कर्सर की पोजीशन या पीछे दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नीचे दिखाएगा, इस तरह से कर्सर की पोजीशन दिखाता है। तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन ऐड कर देता है और अगर आप इसमें एक /n और ऐड कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट कितनी न्यू लाइन ऐड हो गई? 2 ऐड हो गई, मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंट आउट करेगा। समझ में आया? ये चीज सी फंक्शन, सी लैंग्वेज में नहीं होती। सी लैंग्वेज में वो आगे पॉइंट आउट करता है, ना कि न्यू लाइन में। चलिए अब बात करेंगे किसकी? एग्जीक्यूटिव मोड की। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि पाइथन के अंदर कितने मोड होते हैं, कितने एग्जीक्यूटिव मोड होते हैं? तो पाइथन के अंदर 2 एग्जीक्यूटिव मोड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंटरेक्टिव मोड, सेकंड होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, अब दोनों में डिफरेंस देख लो। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? तो अगर आपको एक सिंगल लाइन रन करनी है और फिर आउटपुट चाहिए, सिंगल लाइन सिर्फ आप रन करना चाहते हो या फिर 1 ब्लॉक ऑफ कोड, तब आप कौन सा मोड यूज करते हो? इंटरेक्टिव मोड। ध्यान रखना, इफ यूजर वांट्स टू रन 1 सिंगल लाइन, इतनी आपको बात पता है, आगे भी देख लो, और 1 ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तब क्या होगा? आपका इंटरेक्टिव मोड यूज होता है। समझ में आई इतनी सी हमें बात? आप एक माइंड में लेके चल सकते हो कि जब आप डोस के ऊपर काम करते हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन वर्ल्ड वाइड, और अगर इंडिया का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे तो उसका नाम है भार। ठीक है, भारत से बनाया है भार, और ये मोबाइल में यूज होता था। तो अब यहाँ पे देखो कि जब हम डोस में क्या करते हैं, डोस में आप कमांड लिखते हो, एंटर करते हो, आपका आउटपुट मिल जाती है, फिर आपको नई कमांड लिखनी है। अब नई वाली कमांड को पीछे वाली कमांड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई मेमोरी स्टोर नहीं है ना, कोई बफर नहीं है जहां पे आपकी ये इनपुट या आउटपुट आपकी स्टोर करे। तो वही चीज होती है इंटरेक्टिव मोड। इसके अंदर सिर्फ हम कमांड एंटर करते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट दिखाई देती है, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट कमांड को एंटर करोगे, उसकी आउटपुट दिखाई देगी। इतना हमें समझ में आ गया कि इंटरेक्टिव मोड में एक्चुअली में होता क्या है। एंड यही डेफिनेशन वाइज पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड, या फिर पूछ लेगा कि इफ यूजर वांट्स टू रन 1 सिंगल लाइन देन विच मोड इज बेटर। ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि भाई इस लाइन को वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकता है, लेकिन शब्द हेरा फेरी हो सकते हैं, लेकिन आप उसका मीनिंग समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इंटरेक्टिव मोड इज वेरी कन्वीनियंट फॉर राइटिंग वेरी शॉर्ट लाइन्स ऑफ कोड। इन पाइथन इट इज ऑल्सो नोन एज REPL। ये न्यू वर्ड है, एक बार देख लो कि इस इंटरेक्टिव मोड को REPL भी कह देते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। मतलब रीड करो, इवैल्यूएट करो एंड प्रिंट करो। ठीक है, यही लूप चलता रहता है, रिपेल, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। यहाँ पे रीड फंक्शन क्या करेगा? इनपुट को रीड करेगा, उसको मेमोरी में स्टोर करेगा, सिर्फ उसी टाइम के लिए मेमोरी में स्टोर करेगा, ये बात याद रखना।
एंड आउटपुट शो होने के बाद वो मेमोरी डिलीटेड है। कहीं आप ये कहो कि मैम अभी तो आपने कहा था कि मेमोरी में स्टोर नहीं होता। मेमोरी में स्टोर होने का मतलब ये है कि अगर वो परमानेंटली मेमोरी में स्टोर हो जाता तो नेक्स्ट कमांड भी उसको समझ पाती है ना, उसको रिकॉग्नाइज कर पाती। लेकिन ये सिर्फ उसी टाइम के लिए है, ठीक है, सिर्फ उस लाइन के लिए, जब तक कि उसने एंटर दबा के आउटपुट नहीं शो करवाई है। इवैल फंक्शन क्या करेगा, आपको इवेलुएट करके देगा इनपुट टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट्स द इवेलुएटेड रिजल्ट। एंड लूप फंक्शन एग्जीक्यूट द लूप during the execution of the entire program and terminates when our program ends। तो ये क्या हो गया, आपका रिपेल फंक्शन हो गया। अब इंटरेक्टिव मोड कहां पे हेल्पफुल है? अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर ए बिगनर, मतलब जिसने प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है एज ए बिगनर, तो उसके लिए कौन सा कोड, कौन सा मोड हेल्पफुल रहेगा? तो उसके लिए इंटरेक्टिव मोड हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वहां पे वो अपनी हर एक लाइन बाय लाइन क्या कर सकता है, अपनी आउटपुट को एनालाइज कर सकता है, समझ सकता है कि उसकी आउटपुट कैसे आई, उस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। तो इसीलिए फॉर ए बिगनर आपका इंटरेक्टिव मोड क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। हाउ टू रन पाइथन कोड इन इंटरेक्टिव मोड, कैसे रन करोगे यहाँ पे? तो देखो सिंपली, इन ऑर्डर टू रन आवर प्रोग्राम इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन यूज कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज, टर्मिनल इन लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया इतना तो भाई हमें, कि भाई इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर दिया, वहां पे आप अपनी लाइन लिख लो। रन कैसे करोगे? तो रन करने के लिए आपको टाइप करना है पाइथन। क्या टाइप करना है हमें? पाइथन, ठीक है। उसके बाद जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं तो वहां पे आप देखो, आपको ये वाला सिंबल शो होता है, 3 बार ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, प्रॉम्प्ट सिंबल इसको बोलते हैं हम। एंड ये जो सिंबल है, इसके बाद आपने क्या लिख दी, अपनी आपने जो भी कमांड एंटर करवानी है वो आपने यहाँ पे कमांड लिख दी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जो प्रॉम्प्ट सिंबल हमें दिखाई देता है वो क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो प्रॉम्प्ट सिंबल है ये इंडिकेट करता है कि वो यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है, इज रेडी टू रिसीव एंड एग्जीक्यूट इंडिविजुअल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ इंटरेक्टिव मोड से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इंटरेक्टिव मोड से आपका क्वेश्चन बनता है उसकी डेफिनेशन से, कि भाई वो कोड किसके लिए कब बेनिफिशियल है, आपकी 1 लाइन के लिए या 1 ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, शॉर्ट लाइंस ऑफ कोड के लिए, ठीक है। दूसरा आता है बिगिनर के लिए अच्छा है। थर्ड यहाँ पे आता है कि जो इंटरेक्टिव मोड है उसमें जो प्रॉम्प्ट सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है। एंड फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेक्टिव मोड में कमांड के आउटपुट के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, तो हम पाइथन कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेज देख लीजिए इंटरेक्टिव मोड का, कि इंटरेक्टिव मोड इज नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड डजंट सेव दिस स्टेटमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया। Once we make a program, it is for that time itself. We cannot use it in the future. In order to use it in the future, we need to retype all the statements. Editing the code written in interactive mode is a tedious task. We need to revisit all our previous commands, and if still we could not edit, we need to type everything again, ठीक है। तो ये 3 डिसएडवांटेज आपको इजीली समझ में भी आ गए होंगे कि क्या डिसएडवांटेज रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बात किसकी करेंगे हम, स्क्रिप्ट मोड की। अब स्क्रिप्ट मोड किसके लिए यूज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, स्क्रिप्ट मोड आपका यूज होता है फॉर राइटिंग लॉन्ग पीसेज ऑफ कोड, जिसपे आप एक्चुअली में एक पूरा फुल फ्लैश्ड प्रोग्राम टाइप करते हो, वो मोड है आपका स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है।
स्क्रिप्ट मोड जिसमें मेमोरी होती है, बफर होता है, मतलब कि आपने जो भी कमांड टाइप करी है वो कमांड वो सेव रहेंगी एंड आप पूरे प्रोग्राम में, चाहे वो आपका 10 पेजेस का प्रोग्राम हो या 10 लाइंस का प्रोग्राम हो, आप वो कमांड उस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको एक मॉड्यूल बना रहे हो तो आप उसको किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्क्रिप्ट मोड है। This file can then be saved and executed using the command prompt. We can view the code at any time by opening the file, क्योंकि आप उसको सेव कर पा रहे हो, यहाँ पे आप इजिली एडिट कर सकते हो अपने प्रोग्राम को एंड कभी भी आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट भी चेक कर सकते हो। It is much preferred over interactive mode by experts in the program. The file made in the script mode is by default saved in the Python installation folder. याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल, यहां से ये क्वेश्चन आता है कि स्क्रिप्ट मोड में या पाइथन में जब भी आप प्रोग्राम को टाइप करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल कहां पे सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसी के अंदर सेव होती है। ठीक है, आप जब भी आप आगे मॉड्यूल्स को यूज करोगे या फाइल्स को यूज करोगे एंड जब हम वहां पे फाइल बनाएंगे तो आपको पूरा एक बड़ा पाथ देने की बजाय उसका रिलेटिव पाथ आप देके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिव पाथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम उसका सिर्फ एक शॉर्ट फाइल का नेम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फाइल पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में नहीं है, किसी और जगह पे सेव है, तो आपको पूरा उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो वहां पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव है, वो पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में सेव है एंड यहाँ पे एक्सटेंशन क्या रहेगी, .py रहेगी। तो ये क्या था, आपका स्क्रिप्ट मोड था। कैसे फाइल को रन करोगे आप स्क्रिप्ट मोड में, फाइल में जाके ओपन करेंगे यहाँ पे या फिर फाइल में जाके न्यू विंडोज, उसके बाद आप अपना पाइथन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे एज ए फंक्शन, या जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट z। सेव करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद आपको प्रोग्राम को रन करना है। तो यहाँ पे भी आपकी शॉर्टकट की अभी हमने बताई कि F5 रहेगी। आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, ये सिंपली 8 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम में एक एरर आएगा, वो एरर ये है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो प्रिंट z। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है, तब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे टोकन्स क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ये सब की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, एंड कमेंट करके बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी। ठीक है,